गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं कर सकते। जब मैंने यहाँ पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है। मेहनत करनी है ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये ठीक। दूसरी बात इसको इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ। और डेट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, वाट एवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं उन बच्चों के लिए, ठीक है। वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको, या फिर भी ना करे तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर। आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया। पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं खुद मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहेगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता, ठीक है। तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए और वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या एक दो दिन के लिए तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट। आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा को आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा। तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें भी मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है। कि सिर्फ अफसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। हाँ जी, तो अब चलते हैं। एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन होने के बाद अभी बता दूं हम लोग कहाँ तक थे। 51st अमेंडमेंट एक्ट तक थे, यहाँ जहाँ जहाँ मैंने मेमिनार जो आपको अभी बताया कुछ देर पहले, मेमिनार एक आपको मैंने न्यूमोनिक दी, उसके आधार पर ये याद करने के लिए इसके लिए इस स्टेट में ट्राइब एसटी के लिए सीट रिजर्व करने की बात कही गई। तो बात कहा गया, एक तो दोनों इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मीन्स इलेक्शन ऑफ लोकसभा, और दूसरा सिर्फ 2 स्टेट जो मैंने आपको बताया जिसको स्टेटूट दिया गया था, इनमें से वो 2 स्टेट को ये उसको ये प्रोविजन दिया गया कि वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में एसटी के लिए सीट रिजर्व रखी जाएगी। एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में आएगा 52nd अमेंडमेंट एक्ट। तो थोड़ा इसको बड़ा कर दिया जाए, बाकी जैसे धीरे धीरे आता है। देखिए
ये है 52nd 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। ये किस लिए पर्पज से बनाया गया? तो जो डिफेक्ट कर रहे थे, मतलब इसको बोला, इस लॉ को बोला गया, अमेंडमेंट किया गया, जो लॉ बनाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ। देखिए, एंटी डिफेक्शन किस कंटेक्स्ट में कहा गया है? जैसे ये पार्टिकुलरली लेजिस्लेचर के लिए है। लेजिस्लेचर मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं, एमएलए जिसे बोलते हैं, उनके कंटेक्स्ट में है। तो जैसे किस केस में वो अपना सीट लूज करेंगे? अगर जिस पार्टी से वो कंटेस्ट किया, इलेक्शन कंटेस्ट किया, फिर जीता, विनिंग कैंडिडेट के रूप में डिक्लेयर किया गया, फिर उसके बाद वो मेंबर बना असेंबली का या पार्लियामेंट का, उसके बाद वो अपने पार्टी के ही अगेंस्ट अगर जाता है, तो किस किस केस में अगर पार्टी के अगेंस्ट जाता है तो उसकी सीट, ही और सी विल लूज हिज सीट, हिज और हर सीट, मतलब किस केस में वो अपने पार्टी के मैंडेट, पार्टी का जो डायरेक्शन है, पार्टी का जो आप कह सकते हो कि पार्टी का जो गोल, ऑब्जेक्टिव या पार्टी का जो सिद्धांत है उसके अगेंस्ट अगर जाता है तो किस केस में वो अपना सीट खो देगा। तो ऐसे जैसे कि पार्टी किसी के परफॉर्मेंस से, अगर अपने ही मेंबर के परफॉर्मेंस से खुश नहीं है तो उसको अपने पार्टी से निकाल सकती है, ठीक है। लेकिन उसको था कि वो सीट उसका नहीं जाएगा। जैसे कि कोई पर्सन किसी बीजेपी का, कांग्रेस का एमपी है, वो बार बार स्टेटमेंट खुद अपने ही पार्टी के बारे में दे रहा है, वो अपने पार्टी का डायरेक्शन कभी नहीं फॉलो करता, ठीक है। तो ऐसे फॉलो नहीं करता डायरेक्शन, पार्टी बोल रही कि आज यहाँ मीटिंग है, आपको आना है, आज यहाँ वोटिंग है लोकसभा में, तो वोटिंग के लिए भाई इतने मेंबर को आना है वहाँ, इतने मेंबर को कंपलसरी है, प्रेजेंट होना ही होना है। वो कुछ वो नहीं है, उस दिन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पार्टी का जो फिलॉसफी है, जो आइडियोलॉजी है, जो सिद्धांत है, जिस सिद्धांत पर पार्टी काम करती है, जो उनका मेन मोटो होता है। देखिए, लोग बोलते हैं ना बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है, मैं वर्डिंग इस्तेमाल नहीं करूंगा, कांग्रेस की आइडियोलॉजी कुछ और है, AIMM जो है उसकी आइडियोलॉजी कुछ और है। मतलब किस सेक्शन को ज़्यादा या तो प्रायोरिटी देते हैं, या उनका वर्क किस डायरेक्शन में पार्टिकुलरली होता है, ये आइडियोलॉजी हुआ। लेकिन उसका मेंबर खुद उस चीज़ को फॉलो नहीं करता है, उस पार्टी के मैंडेट को, उसका डायरेक्शन अलग ही डायरेक्शन में है। तो ऐसे केस में पार्टी उस समय क्या कर सकती थी कि भाई पार्टी से निकाल दिया, पार्टी से निकाल दिया, लेकिन वो जो उस पार्टी के ही नाम से वो सीट लड़ा और जीता, तो पार्टी से निकल गया, लेकिन एमपी का मतलब पार्लियामेंट का, मतलब लोकसभा का, या आप कह सकते हो राज्यसभा का भी बोलो, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट एंड असेंबली का, या स्टेट काउंसिल का वो मेंबर रहेगा रहेगा। तो ऐसे केस में बनाया गया भाई, तो उन लोगों को ज़्यादा, उन पर ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि लोगों ने आपको वोट दिया है, क्यों? इस पार्टी के नाम पर दिया है, आप इस पार्टी से बिलोंग करते हैं, लोगों की पब्लिक की एफिनिटी उस पार्टी के है, पार्टी के आइडियोलॉजी से, पार्टी के सिद्धांत से है, ठीक है। या पार्टी के सिद्धांत से कह सकते हो, या पार्टी के जो भी हो लीडिंग, जो उसके पार्टी के जो लीडर हो, जो हेड करते हो, उनसे उनकी ज़्यादा लगाव, सिंपैथी वो है, उन पर उनका ट्रस्ट है, तो पब्लिक ने वोट उनके नाम पर दिया है। तो और लेकिन आप खुद उस पार्टी के अगेंस्ट जाकर अपना अलग डायरेक्शन में जा रहे हो, काम अलग कर रहे हो, अलग आपकी सोच है, तो ऐसे केस, ऐसे कैंडिडेट ये डिजर्व नहीं करते हैं कि वो जिस पार्टी के नाम से वो जीता है वो सीट वो ऑक्युपाई करके रखे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को सिर्फ पार्टी से नहीं बल्कि उस सीट से भी चला जाना चाहिए, उसे हटा देना चाहिए। तो उसके लिए डिफेक्ट कर रहे हैं, मतलब पार्टी के आइडियोलॉजी से खुद अलग जा रहे हैं, पार्टी के सिद्धांत से अलग जा रहे हैं, तो उसके लिए लॉ बनाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। समझ गए क्यों बनाया गया? और ये जो बनाया गया था, किस, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, टेन्योर देख लो,
इंदिरा गांधी के डेथ के बाद फिर प्राइम मिनिस्टर कौन बने? राजीव गांधी। तो राजीव गांधी का टेन्योर था और राजीव गांधी ने ये एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया। इस एंटी डिफेक्शन लॉ को बाद में और आगे डिस्कस होगा फिर और कैसे स्ट्रेंथन किया गया, मतलब कुछ जो भी प्रोविजन डाले गए थे उसमें भी लगा कि भाई इतना से सेटिस्फाई नहीं करता और उसको इसमें स्ट्रिंजेंट मतलब और कठोरता होनी चाहिए और इसको स्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो बाद में इसमें और चेंजेस किए गए, बाद में उसका डिस्कशन होगा तो मैं बाद में बताऊंगा। ये हुआ एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इसमें देखें क्या है, देखें प्रोवाइडेड फॉर डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, जो मैंने आपको बताया। तो किससे? ऑन द ग्राउंड ऑफ, किस ग्राउंड पर? ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन एंड एडेड एट न्यू 10th शेड्यूल कंटेनिंग द डिटेल्स। एक नया शेड्यूल क्रिएट हुआ जिसको बोलते हैं 10th शेड्यूल, और इस 10th शेड्यूल में इसके रिगार्डिंग डिटेल बनाया गया। तो इसके लिए डिसक्वालिफिकेशन के क्या क्या ग्राउंड होंगे, कब डिसक्वालीफाई किया जाएगा उनको। ठीक, देखें ये 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ तो शेड्यूल कितने थे? 8 थे। 9th शेड्यूल आपको पता है लैंड रिफॉर्म वाले जितने एक्ट ऐड किए गए मैक्सिमम लैंड रिफॉर्म वाले वो 9th शेड्यूल में, या स्टेट के अदर एक्ट रहे वो 9th शेड्यूल में ऐड किया गया। 10th शेड्यूल, एक 10th शेड्यूल इससे पहले 10th शेड्यूल बना था, याद है? सिक्किम का जब फॉर्मेशन हुआ था तो उसको शुरू में क्या कौन सा स्टेट दिया गया था? फुल स्टेटहुड का दर्जा नहीं दिया था, ऑटोनोमस स्टेटहुड ऐसे दर्जा दिया गया था, स्टेटस दिया गया था। तो 74 में तो उस समय एक शेड्यूल ऐड बनाया गया था सिक्किम के लिए, डेट्स 10th शेड्यूल। उसको बाद में जब स्टेटहुड एक साल बाद ही 75 में फुल स्टेटहुड का स्टेटस दिया गया तो उस शेड्यूल को खत्म कर दिया गया और यहाँ 10th शेड्यूल बनकर आया जिस शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन का रिगार्डिंग लॉ मेंशन थे। क्लियर? अब देखो एंटी डिफेक्शन में मैं थोड़ा थोड़ा रफली यहाँ बता दूं एंटी डिफेक्शन क्या, थोड़ा सा कि एंटी डिफेक्शन में अगर पार्टी का जो अगर कहीं पार्लियामेंट असेंबली में पार्लियामेंट में वोटिंग होती है तो पार्टी का जो मैंडेट है कि इस बिल पर हमें ये वोटिंग करनी है तो सबको अपने पार्टी को बोलेगा कि आपको यस ही बोलना है। जब उनके पार्टी का बिल रहा तो अगर उनके पार्टी का बिल नहीं रहा किसी और पार्टी का बिल लाया लेकिन ये सपोर्ट कर रही है उसको, चाहती है कि उस बिल को हम पास करें तो सबको डायरेक्शन अपने लोगों को देगी, क्या अपने एमपी को या अपने एमएलए को, कि आप वोट यस में करोगे। लेकिन जो बंदा इनका बंदा वोट यस में ना करके नो में करता है, क्या यस में ना करके नो में करता है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो इस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। लेकिन तभी लगेगा जब खुद उनकी पार्टी जाकर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है या तो स्पीकर होंगे या चेयरमैन होंगे 15 दिन के अंदर उनको नोटिफाई करेगा कि ये पर्सन हमने डायरेक्ट किया था ऐसे, हाँ यस इस बिल को सपोर्ट करने के लिए या ना सपोर्ट करने के लिए, पर पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट गया। ठीक, तो ऐसे पर्सन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जाए और इनकी सीट को टर्मिनेट किया जाए। तो एंटी डिफेक्शन वाला जो डिसाइड करने की जो अथॉरिटी है वो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, जो लोकसभा के एमपी रहेंगे या राज्यसभा का चेयरमैन रहेंगे। लेकिन अगर किसी कंसर्न पर्सन को जो मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असेंबली है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिकुलरली बोलूँगा, तो वो है अगर वो सेटिस्फाई नहीं है या उसमें कुछ पाया लगता है कुछ मालाफाइड है, कुछ गलत तरीके से बेतुके तरीके से डिसीजन लिया गया है, तो पर्सन है जो फिर कोर्ट में अपील कर सकता है, उसको जुडिशियल रिव्यू के लिए अपना कोर्ट में अप्रोच कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे वो सब बाद में ऐड होते गए। शुरू में दिया गया कि इनका जो स्पीकर ने जो बोल दिया या चेयरमैन ने जो डिसाइड कर लिया वो डिसीजन है जो वैलिड माना जाएगा और उसके आधार पर उसकी सीट टर्मिनेट हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है समय के अनुसार कोई ना कोई पहुंचेगा बंदा जिसके साथ गलत हुआ, जो डिफेक्ट वाकई में किया तो चलो, जिस पर जबरदस्ती, वो हर जगह होता है कि 100 में से 1-2 लोगों को जबरदस्ती झूठा आरोप लगा कर या पार्टी खुद नाखुश है तो ऐसे केस में उनको चाहिए कि उनको अपने पार्टी से हटाए। कुछ और रीजन से, पर्सनल रीजन भी हो सकता है, पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है। तो ऐसे केस में कोई पर्सन आगे अप्रोच किया कोर्ट में तो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि भाई ऐसा नहीं है कि उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, अगर वो पर्सन अगर खुश नहीं है तो कोर्ट में अप्रोच करेगा और उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। जो स्पीकर या चेयरमैन जो बोल देंगे वो ऐसा नहीं है कि वो सैक्रोसैंक्ट हो जाएगा। ये रहा। फिर क्या था कि अगर किसी पार्टी के
हाँ, एक पार्टी से कोई दूसरी पार्टी में छोड़कर चला जाता है, पहले जैसे चला जा रहा था, चला गया फिर भी उसकी सीट रही, बाद में बनाया कि जो छोड़कर यहाँ से उस पार्टी में जाते हो बेनिफिट के लिए। इन जनरल क्या होता है कि किसी को 2-3 सीट्स कम रही है सरकार बनाने से, किसी पार्टी के 2-3 मेंबर को ले लिया और सरकार बना लिया, आसानी से चले गए। और उनके लिए कोई नियम ही नहीं था कि वो पहले तक आराम से चले जाओ इस पार्टी से उस पार्टी में। अब क्या हुआ कि अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी को आपको छोड़कर चले जाते हो दूसरी पार्टी में, तो ऐसे केस में आपका सीट, यू विल लूज योर सीट, आप सीट अपना खो दोगे। लेकिन एक और जोड़ा गया प्रोविजन कि अगर 1/3 मेंबर, पार्टी का 1/3 मेंबर अगर दूसरे पार्टी के साथ स्प्लिट हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो ऐसे केस में 1/3 मेंबर तो उनकी सीट नहीं जाएगी। मतलब 30 का, अगर उनका पार्टी का 30 मेंबर का 30 मेंबर है पार्लियामेंट में, उसमें से 10 मेंबर पूरे 10 के 10 उठ के दूसरे पार्टी में के साथ मिल जाते हैं, उनमें चले जाते हैं, तो इनकी सीट नहीं जाएगी। 1/3 डाला गया, बाद में देखोगे 1/3 वाला को फिर बाद में उसमें चेंज करके फिर कैसा लाया जाएगा वो बाद में अभी बताऊंगा आगे वाले में। तो ये हुआ इसका 1/3 हुआ। बाद में आएगा 1/3 सिर्फ नहीं, इट्स नॉट सफिशिएंट, 2/3 स्प्लिट नहीं, पार्टी मर्ज होना चाहिए। अगर 2/3 मेंबर अगर वो सेटिस्फाई होते हैं, वो मर्ज के लिए तैयार होते हैं, तो ही उनका सीट नहीं लूज करेंगे, अदरवाइज वो सीट लूज हो जाएगा। बाद में वो 2/3 वाला प्रोविजन बाद में जोड़ा गया, तो एक दूसरे सीट में चला गया। तो ऐसे फिर है, अगर कोई इंडिपेंडेंट एमएलए एमपी कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से जीता लेकिन किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया जीतने के बाद, तो इस केस में भी उसकी सीट टर्मिनेट हो जाएगी। मतलब एक्सप्लेनेशन कि लोगों ने तुमको इंडिपेंडेंट चुना, किसी तो लोगों को ट्रस्ट तुम में है, ठीक है, तो चूंकि किसी पार्टी से लोग खफा है, इसलिए लोगों ने उस पार्टी के कैंडिडेट को वोट न दे के तुम्हें जिताया, और तुम उस पार्टी में जाके फिर चले गए उसी पार्टी में। तो इसने लोगों के विश्वास के साथ तुमने क्या किया, एक तरह से छल किया, उसके साथ धोखा किया, तो ऐसे केस में आपकी सीट टर्मिनेट हो जाएगी। फिर डाला गया प्रोविजन, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर, जैसे कि राज्यसभा में कितने हैं, 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, और लोकसभा में कितने थे, 2 मेंबर, जो एंग्लो इंडियन मेंबर वाले जो 2 मेंबर थे। तो राज्यसभा में नॉमिनेशन का जो क्राइटेरिया है कि वो पर्सन है वो उसमें आर्ट में, स्किल, साइंस में, उसके अलावा सोशल सर्विस में, लिटरेचर में, इसमें एक्सपर्ट हो, तो इसके आधार पर इनका कंट्रीब्यूशन हो, तो इनको 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर 6 मंथ के अंदर अगर नॉमिनेट करके उसको मेंबर बनाया गया, अगर 6 मंथ के अंदर किसी पार्टी में चला जाता है तो उसकी सीट नहीं जाएगी। लेकिन बियॉन्ड 6 मंथ के बाद अगर किसी पार्टी में जाता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, उसकी सीट ही और सी विल लूज हिज और हर सीट। क्यों ऐसा डाला गया, सोचकर कि किसी को नॉमिनेट किया गया, ठीक है, नॉमिनेट करके अगर लाया गया किसी को, तो नॉमिनेट जनरली कौन करेगी, जिसकी गवर्नमेंट रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, जिसकी गवर्नमेंट रहेगी वो प्रेसिडेंट को, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा कि ये पर्सन को नाम रिकमेंड किया जाएगा, इनको नॉमिनेट करके इनको राज्यसभा का मेंबर बनाया जाए, ठीक है। ऐसे ही प्रोसीजर वो नॉमिनेट करके लाया गया। क्योंकि पहले से इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ये बिल्कुल अपने बेचारे साइंस में रिसर्च करने वाले पर्सन हैं, अपना सेवा करने वाले पर्सन हैं, किताब लिखने वाले पर्सन हैं, और अपना मूर्ति बनाने वाले, पेंटिंग बनाने वाले, ऐसे आर्ट वाले पर्सन हैं, या सिनेमा एक्टर जो भी कहो, तो ये पर्सन है। और इनको जब लाया गया पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, तो हो सकता है उनको डिजायर हो कि आप पॉलिटिक्स में आए हैं तो आप पॉलिटिकली, मतलब आप फुल्ली पॉलिटिकल लीडर की तरफ फुल सेवा करें और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो। तो किसी पार्टी के साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में ही जो भी मन उनका हो कर ले। लेकिन 6 मंथ के बाद अगर जाते हैं अगर, तो वो कोई ज़्यादा लालच देना शुरू कर दिया, या किसी ने कोई पार्टी का थोड़ा वही कोई पार्टी चाहेगी कि हम इसकी सरकार को हटा कर हम अपना, देखिए राज्यसभा वाला में मैं बता दूं, यहाँ मैं सरकार वाले बोल रहा था, थोड़ा सा उल्टा बोल रहा था। राज्यसभा का तो कोई मतलब होता नहीं है सरकार बनाने से, सरकार बनाने से मतलब नहीं होता है। तो हो सकता है 6 मंथ बाद, 1 ईयर बाद किसी बिल को इन्फ्लुएंस करे वो, कि उस समय अभी तक जो डिसाइड लेना है अभी ले लो, बाद में कहीं बिल को कहीं अटक रही है 1-2 वोट से, तो ऐसे केस में ये एडवांटेज लेने की कोशिश करे
कि भाई हम नॉमिनेटेड हैं तो अभी हम इस पार्टी में हो जाते हैं, ये पार्टी चाहती है बिल ना पास हो तो इनके तरफ से हम हो जाते हैं। तो जो भी आपको डिसाइड करना है स्टार्टिंग में ही हो। गवर्नमेंट जो बनती है सेंट्रल लेवल पर, लोकसभा डिसाइड करती है, लोकसभा के मेंबर गवर्नमेंट बनाते हैं, राज्यसभा के मेंबर गवर्नमेंट थोड़े बनाते हैं। लेकिन ये आपको पता है राज्यसभा का मेंबर मिनिस्टर हो सकते हैं, भले लोकसभा में हो राज्यसभा का हो मिनिस्टर हो सकते हैं, पर सरकार बनना, सरकार गिरना ये लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होता है। चलो एंटी डिफेक्शन के बारे में इतना ही, बाद में और कुछ आएगा और जब आएगी नेक्स्ट तो उसका डिस्कशन एंटी डिफेक्शन में किया जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब राजीव गांधी के गवर्नमेंट में 1985 में ऐसा उस समय क्यों बना, इससे पहले वाली देखे राजीव गांधी को जो मैंडेट मिला था जो इलेक्शन में, उसको काफी मेजोरिटी राजीव गांधी को मिली थी, अच्छी खासी मेजोरिटी, आई थिंक सबसे ज्यादा मेजोरिटी जो मिलने वाली है राजीव गांधी को मिली है, या सेकंड नंबर पर इंदिरा गांधी को जो मिली है, जितनी सीट आया है कांग्रेस को। उसके बाद इंदिरा गांधी की डेथ होने के बाद जो सीट मिली ना, काफी सिंपैथी वोट किया, एक काफी सबसे ज्यादा आई थिंक हाईएस्ट नंबर, सेकंड नंबर आई थिंक इंदिरा गांधी वाली, और थर्ड नंबर मोदी गवर्नमेंट में, जो किसी एक पार्टी ने, सिंगल पार्टी ने उतने नंबर ऑफ सीट क्या किए, ऑक्युपाई किए लोकसभा में। तो इससे पहले देखिए मुरारजी देसाई का गवर्नमेंट था, मुरारजी देसाई के बाद चरण सिंह आए, चरण सिंह के बाद डिजॉल्व हुआ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। तो बहुत सारा उस समय के दौर में हेर फेर चला था, कोई मेंबर इस पार्टी में जा रहे हैं, कभी उस पार्टी में जा रहे हैं। अब क्या है इनका देखिए मुरारजी देसाई का गवर्नमेंट 1-1.5 साल में ही गिर गया, क्योंकि इन्हीं के लोगों ने जो इनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाया, किसी और में चले गए, फैक्शन कुछ सेक्शन टूट कर इधर मर गया, ये हो गया वो हो गया। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको स्ट्रिक्ट करने के लिए ये प्रोविजन डाला गया। इसके बाद देखोगे इतना डालने के बाद भी बाद में कितनी इनस्टेबिलिटी रही इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में, क्योंकि राजीव गांधी के गौर के बाद फिर कैसे देखोगे कि मतलब कुछ ही दिन में कभी आते हैं आपका बीपी सिंह का गवर्नमेंट आता है, फिर आप नेशनल फ्रंट का गवर्नमेंट आता है, फिर जनता पार्टी का गवर्नमेंट आता है, फिर कांग्रेस का गवर्नमेंट आता है, फिर मतलब वो जो पीरियड आपका रहता है 89, 90, 91, 92, ये 2-3 साल का पीरियड काफ़ी फ्लक्चुएटिंग पीरियड रहता है। तो खैर वो तो हुआ, अभी आगे चलते हैं। ये है 86 में, ये तो 85 का है, 52nd 85 का, 85 के बाद 86 में आ गए। इसमें तो कम से कम ये याद रखोगे कि किस ईयर में, और ये ये है 85 आप सॉरी इसमें 55 55, एक तो जो नंबरिंग ये भी याद रखना, और 85, और उसके बाद में जो ईयर आएगा वो आपको पता चलेगा, जो बताऊंगा बाद में, अभी नहीं आएगा, तो ये याद रखोगे। अब 86 में देखते हैं क्या है, 86 ईयर में क्या हुआ, 53rd अमेंडमेंट। तो इसमें देखें, मेड अ स्पेशल प्रोविजन in respect of Mizoram and fix the strength of assembly at a minimum of 40 member। मैं बता दूं मिजोरम को जो मेड स्पेशल प्रोविजन इन रेस्पेक्ट ऑफ मिजोरम एंड फिक्स द स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली एट 40 मेंबर। तो मिजोरम मी आर्ग, तो इसके लिए स्पेशल प्रोविजन क्या था, 371 याद करो, 371 एफ था सिक्किम के लिए, एफ के बाद GHI मी आर्ग मिजोरम के लिए, GH हो गया आपका मी आर्ग अरुणाचल के लिए, GH, और I हो गया गोवा के लिए। 371 जी ऐड हुआ। इसमें क्या क्या कुछ कुछ देखिए, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, कि मिजो के अपने मिजोरम में जो मिजो ट्राइब्स हुए उनका अपना था कि कस्टमरी लॉ प्रैक्टिस उसको प्रिजर्व करना, उनके हिसाब अपना उसी हिसाब से अपने उनके जो कस्टमरी लॉ है, जो प्रथा के हिसाब से चलते आ रहे हैं, तो जो उनका अपना प्रैक्टिस है, जो अपना रीति रिवाज है, उस हिसाब से उनका सिविल एंड क्रिमिनल जुरिडिक्शन हो, मतलब सिविल मैटर पर या क्रिमिनल वाले क्राइम वाला मैटर को डिसाइड करना है, तो उनका अपना जैसे प्रथा के अनुसार चल रहा वो हो उस एरिया के लिए। गवर्नर इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि उसके हिसाब से हो, उनके हिसाब से हो। फिर उनका कहते हैं कि लैंड को ऑनरशिप या ट्रांसफ़र इस सब में है, जो अपने हिसाब से उनका जो नियम चलता आ रहा है वो चले वहाँ के। बस और क्या रहेगा कि वहाँ के जो मिजो का उनका अपना रोल हो वहाँ के प्रॉपर्टी में, वहाँ के ज़मीन में, वहाँ के आप कह सकते हो कि
मनी लेंडिंग का जो नियम है उस केस में। तो बेसिकली मिजो का ये स्पेशल जो बनाया गया उनके कल्चर को, कस्टमरी उनके सिस्टम को, उनके प्रथा को, उनके रीति रिवाज को प्रिजर्व करने के लिए, और उसके अनुसार उनकी ज़िंदगी रहे, उसके अनुसार अपना लाइफ स्पेंड करे, उसमें इंटरफेरेंस ना हो। और इस चीज़ को कौन इंश्योर करेगा? गवर्नर इंश्योर करेगी। तो ऐसा मिजो कस्टमरी लॉ प्रैक्टिसेस, ये 3-4 पॉइंट थे, इसमें ऐसा ऐड किया गया था। साथ में ये फिक्स किया गया कि मिनिमम इनका स्ट्रेंथ जो होगा 40 होगा मिनिमम। देखिए कम से कम 40 होगा। फिर जो गोवा के लिए था मिनिमम 30 स्ट्रेंथ रखा गया था, अरुणाचल के लिए 30 मिनिमम रखा गया था, और सिक्किम के लिए जो मिनिमम स्ट्रेंथ रखा गया था वो भी 30 रखा गया था। तो बाद में धीरे धीरे मिजोरम का 40 का 40 अभी भी है, और बाद में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लिए है जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीट है वो बढ़ती गई। तो आपको अभी एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखो मिजोरम का 40 सीट है, मैं बता दूं 40 में से अभी का स्टेटस क्या है, 38 सीट है ना, वहाँ एसटी के लिए रिजर्व है। 60 सीट है नागालैंड में, 60 सीट में से और 60 सीट है आपका अरुणाचल में, एंड 60 सीट है मेघालय में। मेघालय में है लगभग 55 रिजर्व, और यहाँ अरुणाचल में एंड नागालैंड में, मान लो इन अरुणाचल एंड नागालैंड ट्राइबल ज़्यादा डोमिनेंट है, मतलब मोर नंबर ऑफ पीपल ट्राइबल हैं, तो वहाँ 60 में से 58 सीट है जो ट्राइबल पीपल के लिए रिजर्व है, एसटी के लिए रिजर्व है अरुणाचल एंड नागालैंड में। मेघालय में रिलेटिवली थोड़ा कम हो गया 55। ये यहाँ आपका जो हो गया 40 में से जो हो गया आपका 38 हो गया, ये रिजर्व हो गया इसके लिए, इस केस में मिजोरम के लिए एसटी, मिजोरम के लिए एसटी का रिजर्व हो गया 38 सीट। तो ऐसे है। चलो तो फिर आगे चलते हैं, फिर जो भी आता है। अब है 86 में आपका आएगा 54th अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें आपको क्या याद रखोगे? इसमें आपको याद रखोगे स्पेशल प्रोविजन का जो आर्टिकल है क्या है, और स्पेशल प्रोविजन में कितने नंबर ऑफ मिनिमम सीट, और मिजो कस्टमरी लॉ एंड प्रैक्टिसेस के अनुसार उनका सिस्टम जो है वो उसके प्रिजर्व करने के लिए उसके अनुसार उनका सिविल क्रिमिनल जुरिडिक्शन, लैंड के लिए रिलेटेड लॉ बने, या लैंड मनी लेंडिंग के लिए बने, उससे रिलेटेड इनका मैं उसमें मेंशन है, और कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है मेंशन। अब है 86 जो नेक्स्ट है आपका 54th में आ जाएगा आपका। देखें, इंक्रीज द सैलरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज एंड इनेबल द पार्लियामेंट टू चेंज देम इन फ्यूचर बाय एन ऑर्डिनरी लॉ। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या थोड़ी कुछ बोलेगा। एक चीज़ आप नोटिस करना, जब किसी का सैलरी वरी बढ़ने का बात होता है ना, को और कहीं बिल विल पास हो ना, जैसे लोकसभा में, राज्यसभा में अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट बढ़ने का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सीट सैलरी की इंक्रीमेंट की बात होगी, उसके लिए बिल आ जाएगा, कोई लोग अपोज करेंगे उसका? सब लोग सपोर्ट करते हैं। तो उस केस में कोई कुछ नहीं दिक्कत है। और तो ऐसे सैलरी बढ़ाया गया सुप्रीम कोर्ट। अब कितना सैलरी है देखो, कहीं 2.25 लाख, कहीं 2.5 लाख, कहीं 3.25 लाख, ऐसे। चीफ जस्टिस का सैलरी 2,75,000, और अदर जजेस का 2.5 लाख। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का जो उनके जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे उनका 2.5 लाख, जजेज रहेंगे 2.25 लाख, ऐसे सैलरी। कहने को ये हुआ सैलरी ये, और पता नहीं ये अलाउंस वो अलाउंस बहुत सारा जुड़ता है। जैसे आप कोई गवर्नमेंट जॉब देखोगे तो उसका पे स्केल रहेगा 9,000 वाला पे स्केल, 15,600 वाला पे स्केल, लेकिन 15,000 सैलरी जब जुड़ती है तो उसमें सैलरी जुड़ते जुड़ते पहुंच जाता है वो सब 1 लाख 1.25 लाख ऐसे सैलरी पहुंच जाता है। तो इनका पे स्केल नहीं हुआ, सैलरी हुआ। पे स्केल वाला बैंड तो इनका 39,000 समथिंग वाला माइट भी ऐसा कुछ पे स्केल कुछ रहता है उसमें। हमें अभी आपको पे स्केल बैंड क्या होता है, 9,000 वाला बैंड विथ 15,000 से समथिंग ऐसा कुछ होता है, उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। 5600 ग्रेड पे, 6100 ग्रेड पे, खैर वो सब अभी मैं उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जब ज्वाइन करो उसके बाद ये सब सोचना, और सोचने की ज़रूरत नहीं है, जैसे है वैसा होता है, उतना इतना सफिशिएंट सैलरी गवर्नमेंट जॉब में मिल जाएगी आपको कि आप सही अच्छे खासे लाइफ गुजार सकते हो। तो इनको जजेस को ये तो सैलरी बढ़ा, बाकी तो क्वार्टर मिलती है, कार की फैसिलिटी,
टेलीफोन की फैसिलिटी, फिर स्टाफ मिलेंगे, क्लर्क के लिए स्टाफ मिलेंगे, ऑफिस का एक्सपेंसेस मिलेगा, चाय पानी के लिए 1000 रुपये 2000 वाटीवर मिले। और टेलीफोन तो बता दिया, अब तो शायद वाईफाई वाईफाई ये भी इसका बिल मिलता है, पेपर का पैसे मिलेगा। फिर कहीं ट्रेवल हॉलीडे में उसका कुछ है, मतलब छुट्टी में घर जाते हैं तो उसका क्लेम कर सकते हैं, उसका मिलेगा। ऐसे रहता है। ट्रेवल अलाउंस, जब ड्यूटी आप जा रहे हो तो उसके लिए भी 5000 10,000 रुपये वाट एवर अमाउंट हो, वो ट्रेवल के लिए आपको अलाउंस मिलेगी। ऐसे ऐसे मिलता है सर्विसेज में। तो आ, बाकी तो स्टाफ मैंने बोला, थोड़ा कुछ घर में या तो गार्डनर के लिए कोई गार्डनर अलॉट रहेगा, या खाना बनाने वाला कोई पर्सन अलॉट रहेगा, तो वो सब सरकारी पैसे से उनकी सैलरी मिल रही। तो ऐसे ऐसे फैसिलिटियाँ मिलती है, समझ गए। तो मतलब जब गवर्नमेंट जॉब ये सब मतलब पोस्ट पर जब भी ग्रुप ए ऑफिसर की बात कर रहा हूँ मिलेगी, तो अच्छी खासी लाइफ रहेगी, मतलब सही तरीके से। ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट से कुछ लाना जाना है तो उसके लिए आपके पास आदमी रहेगा, ऐसा तो आप वो छोड़ो। ये तो गवर्नमेंट जॉब की बात है। जब प्राइवेट कोई आदमी अपना खुद का बिजनेस हो, जो महीने में खूब पैसे कमा रहा हो, तो कितने आदमियों को रख ले वो, तो उसके लिए गवर्नमेंट कोई इम्प्लॉय, उसके लिए किसी कोई सरकारी इम्प्लॉय को उसकी ज़रूरत नहीं है। वो तो डेट्स ए डिफरेंट थिंग। तुम 10 रखो 20 रखो, तुम महीने का 50 लाख कमा रहे हो, 1 करोड़ कमा रहे हो, रख लो 10 आदमी 20 आदमी, वो तुम्हारी मर्जी है, इतना कैपेबल हो। गवर्नमेंट जॉब में तुम बोलोगे कि हम तो आदमी नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, उतनी सैलरी तो नहीं है कि आदमी नहीं रख सकते। उतना सरकार प्रोवाइड करवा दे रही है आपको। वो सब आदमी आप रखो, वो घर का खर्चा जोड़ो, बाकी सो जो फैसिलिटी मिले उसका जो खर्चा जोड़ो, तो उसके लिए आपको महीने का अच्छा खासा पैसा कमाना पड़ेगा। महीने का मिनिमम कम से कम 7-8 लाख रुपए कमाना पड़ेगा, तो वो लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाओगे, मैं बता दूं। तो उतना आएगा महीने का कमाओगे। अब उतना महीने का कमाने के लिए सोचो, आपको कितना इन्वेस्ट, कहीं कोई बिजनेस करने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना इन्वेस्ट करने के बाद उतना कमाओगे। फैक्ट की बात है। और यहाँ क्या इन्वेस्ट कर रहे हो? नथिंग, जीरो इन्वेस्टमेंट है आपका। जो आपने पढ़ाई की मेहनत किया वही है, और कुछ तो इन्वेस्टमेंट है नहीं। इन्वेस्टमेंट मतलब कितना भी पढ़ाई में कितना इन्वेस्ट हो, किताब में, ये में, इंस्टीट्यूट में, कोचिंग में, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना। तो 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख, 5 लाख रुपए तुम कहीं बिजनेस करके कमा लो तुम उतना पैसे, और वो सब फैसिलिटियाँ तुम अपने लिए अवेल कर लो, नहीं हो सकता। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लालच होती है ना कि गवर्नमेंट जॉब, क्या सैलरी यार, उससे क्या होगा, मुझे जाना है, खूब पैसे कमाना है, इधर से ऊपरी कमाई चाहिए, मतलब लेना टेबल के नीचे से ऊपरी कमाई, ये सब कचरा दिमाग में रखो ही नहीं। चलो जी। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आ गया, उसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा कुछ याद रखने वखने की ज़रूरत है नहीं आपको। अब है 55th अमेंडमेंट एक्ट 1986। तो यहाँ आएगा, मेड स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो मैं बताया अभी अरुणाचल प्रदेश के बारे में, आर्टिकल कौन सा होगा, मी आर्ग, तो GH, तो उसके लिए 371G आर्टिकल्स इंक्लूड किया गया, और इसके लिए अरुणाचल प्रदेश के लिए प्रोविजन ऐसा लाया गया, और सीट को इसमें फिक्स कर दिया गया। तो देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश के लिए ऐसा, देखिए ये सब अरुणाचल प्रदेश के लिए जो, अगर ये जो प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन लाया गया है अगर, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसे कि जो स्पेशल प्रोविजन इसे दिए गए हैं, क्या बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर को जो दिए गए हैं उस टाइप का स्पेशल प्रोविजन, इनको अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अपना फंड मिलेगा, उस टाइप का ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं मिला। लेकिन पार्टिकुलरली ये जो भी लाया गया है कि गवर्नर इंश्योर करेगी कि वहाँ हर एरिया का डेवलपमेंट हो, हर एरिया के में, हर एरिया क्या, या हर कम्युनिटी के पीपल वहाँ पहुँचे, ट्राइबल असेंबली में उनका रिप्रेजेंटेशन हो। फिर इसमें ऐसा आएगा कि आपका कि इसके लिए क्या है कि, बताता हूँ, एक मिनट। ऑटोनॉमस काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट, उसके मेंबर उस कम्युनिटी को बिलोंग करेंगे, वो मेंबर है जो अपना रिपोर्ट देंगे अपने एरिया के बारे में, उनका ओपिनियन कुछ होगा तो गवर्नर के साथ वो कोऑर्डिनेट करेंगे, गवर्नर से अपील करेंगे कि भाई एरिया में हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो भी ये सब बनाया गया है पार्टिकुलरली उस ट्राइबल एरिया के लिए, उसके ऑटोनॉमी के लिए, उनकी आवाज़ को मेंटेन करने के लिए, और उनका हर सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन के लिए, हर सेक्शन का डेवलपमेंट के लिए, उसको देखते हुए ये सब स्पेशल प्रोविज़न जोड़ा गया है। क्लियर है?
तो और कुछ ज़्यादा अगर ऐसा कुछ बात रहता ऐसा तो मैं बताता, लेकिन और हाँ, इसमें उनके स्ट्रेंथ 30 फिक्स की गई थी कि मिनिमम। अभी तो 60 है, 60 में इनका रिप्रेजेंटेशन। एसटी को रिजर्व कर दिया गया 58 सीट, तो एसटी का ही है 58 59 वाट हो, लेकिन इतना के आसपास लगभग मतलब। अब बाद में आपको आएगा कि आपको एक और अमेंडमेंट आएगा जिसमें जो एससी का जो सीट रिजर्व रखा गया है, जैसे डिफरेंट स्टेट में रखा गया है ना कि इन प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, और एससी का सीट रिजर्व रखा गया है, तो इसके यहाँ अरुणाचल में बाद में डिक्लेयर हुआ कि अरुणाचल में एससी का पॉपुलेशन, शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन नहीं है, और एससी का सीट जो रिजर्व रखा गया था उसको टोटली अबॉलिश कर दिया गया पंचायती राज के लिए। वो आएगा आपको बाद में। तो यहाँ कुछ और नहीं। अब देखें उसके बाद इसी समय क्यों ये पीरियड देखें 87 में ही तो तीनों स्टेट मियाड़ वाला उसको स्टेटूट दिया गया ना, तो उस समय ये स्पेशल स्टेटस साथ में लगे हाथों जोड़ा गया। तो देखो मियाड़, मिजोरम, अरुणाचल एंड गोवा, गोवा आया तो गोवा के लिए भी आ गया। फिर द लेजिस्लेटिव असेंबली इसको भी 30 फिक्स कर दिया गया, और गोवा के लिए कुछ ये 370 GHI देकर और कुछ ज़्यादा प्रोविजन नहीं जोड़ा गया, बस इतना है कि इसके कम से कम इतने सीट होंगे। तो उन लोगों को कुछ स्पेशल प्रोविजन 371 टाइप का कुछ दे रहा था, तो गोवा का भी डिमांड हो गई भाई हमें भी तो कुछ दे दिया जाए ना, ले लो भाई 371, उसको जी दिए, एच दिए, तो आप आई ले लो। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा तोफ नहीं था। गोवा के बारे में एक आपको ये पता है ना कि सबसे पहले इन्फॉर्म सिविल कोड अगर कोई स्टेट में अगर इम्प्लीमेंट हुआ है तो कौन सा है, कौन सा, गोवा। और अभी तो कहाँ उत्तराखंड वाला वहाँ चल रहा है मैटर, सिविल कोड इम्प्लीमेंटेशन वहाँ, उसके बारे में फिर अब बार बार कुछ कुछ न्यूज में आता रहता है कि लोग पिटीशन ला रहे हैं, कोर्ट पे जा रहे हैं, इन्फॉर्म सिविल कोड में कुछ कुछ उनको चेंजेस चाहिए, ये वो कुछ मैरिज के रिलेटेड लॉ में चेंजेस चाहिए, तो ऐसा ऐसा आते रहता है, न्यूज पेपर में देखते रहोगे। तो अब है 86 हुआ, 87 हुआ, और हुआ 87 में ही आता है 57th। देखें अब यहाँ देखें ये रिजर्व सीट फॉर एसटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। देखिए ये मेमिनार वाला में मिजोरम एंड अरुणाचल को छोड़कर बाकी दो स्टेट को, मिजोरम एंड अरुणाचल को छोड़कर मेघालय एंड नागालैंड को लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट तो रिजर्वेशन का प्रोविजन जोड़ा गया था ना, लेकिन यहाँ क्या है देखे जोड़ा गया था प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ एसटी का जो सीट है लोकसभा में चारों को, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ द एसटी पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, मतलब टोटल स्टेट का जितना पॉपुलेशन और एसटी का जो पॉपुलेशन है उस रेशियो में जो है उस रेशियो में सीट को भी रिजर्व किया गया था। फिर असेंबली के लेवल पर भी, ठीक है, असेंबली के लेवल पर भी सिर्फ 2 में, बाकी में नहीं। लेकिन यहाँ क्या है वो कहा था कि यहाँ कहा कि रिजर्व सीट फॉर ये चारों में, अब क्या है कि 2 में जब था तो फिर सिर्फ 2 ही और बचा ना, चारों क्यों। इनका कहना था क्या जो आपने सीटें जो ऐसे पॉपुलेशन के बेसिस पर दिया है तो इसका डिमांड था कि क्या है कि सीट को पक्का रिजर्व करिए, रिजर्व कर दे दम, ये सीट पक्का है जी इस एसटी के लिए होगा, वो सीट एसटी के लिए, वो सीट एसटी के लिए। सिर्फ ओवरऑल ऐसे बोलने से नहीं कि इतना सीट, मतलब कहने का मतलब है इनका ये कहना था कि कहीं ऐसा देखा जा रहा था कुछ रीजन ऐसे थे कि भले कुछ रीजन में 90% ट्राइबल पीपल है और 10% जनरल वाले अदर पीपल है, लेकिन इलेक्शन जब कंटेस्ट हो रहा है तो जीत कौन जा रहा है, वो 10% वाले। क्यों कि उनके पास मनी है, पावर है, इन्फ्लुएंस है, एक्सपर्टीज है, और कह सकते अप्रोच है। और ये जो ट्राइबल वाले जो काफ़ी पीछे हैं तो भाई ये पैसे नहीं है कोई इलेक्शन में कंटेस्ट करे, वो साइकिल पे बेचारा लेकर प्रचार कर रहा है, 2 आदमी लेकर प्रचार कर रहा है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी भी उसको टिकट नहीं दे रहा, टिकट के लिए पैसे चाहिए, लेकिन वो आदमी को टिकट मिलता है और वो आदमी जीत जाता है, वो घर घर पैसे जाकर बांट दिया, लोग उसको वोट दे दिए। तो ये था कि रिजर्व करे, वैसे हमें कम वाले जो कम पॉपुलेशन होने के बाद जो रीजन है उसमें भी वो जीत जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं, तो पक्का रिजर्व करने की बात कही गई। इस लेवल पर इतना जानना है। अगर ये अमेंडमेंट वाले में जाकर घूस कर देखोगे ना तो जो लैंग्वेज जो दिया नहीं बहुत कंफ्यूजिंग है, इतना परेशान करेगा, क्या कहना चाहता है। रिजर्व ऑल सीट फॉर द, मतलब अगर सारे
मेंबर, मतलब किसी कॉम ट्राइबल पीपल अगर सारे सीट ऑक्युपाई कर लेता है तो भी वो वैलिड माना जाएगा, सिर्फ एक को छोड़कर। ऐसा ऐसा बातें लिखा गया है, उतना दिमाग नहीं लगाना, बस ये जानो कि इस एक्ट में या 86 के बाद 87 वाले में और उससे पहले किस किस चारों स्टेट वाले में, और यहाँ सब चारों स्टेट को पक्का रिजर्व, यहाँ सिर्फ रिजर्वेशन में सीट को भी रिजर्व करने की बात यहाँ था। रिजर्व सीट फॉर द पार्टिकुलर सीट को, पार्टिकुलर यानी कंस्टिट्यूंसी को भी आप एसटी के लिए ऐसा रिजर्व कर दो ऐसा। अगर अगर यहाँ तक ये भी हो जाए कि सारा सीट में अगर एसटी भी आ जाए तो भी उसको माना जाएगा, उसको वैलिड ही माना जाएगा। तो अभी का कंडीशन क्या है, नागालैंड अरुणाचल में मैक्सिमम ट्राइबल पीपल है, मेघालय में थोड़ा कम 60 में से 55 और इन लोगों का 60 में से 58 है ऐसा सीट रिजर्व है एसटी के लिए। और मिजोरम में 40 में से 38 है रिजर्व, शायद 60 में से थोड़ा सा मैं हो रहा हूँ, 58 या 59 है जो रिजर्व है अरुणाचल एंड नागालैंड में। एक डिजिट थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए मैं एक बार बोलूँगा, आप एक बार देख लेना, ठीक है। इसमें मैं ज़्यादा घुस नहीं रहा हूँ, एक बार इसका जो अमेंडमेंट है एक बार पढ़ कर देखना, मतलब कहीं भी पढ़ कर देखोगे ना कितना भी सिंपल लैंग्वेज में, तो ऐसा लैंग्वेज यूज किया हुआ है ना कि यार कहना क्या, मतलब एक दो सेंटेंस में आपको इरिटेट करेंगे। हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना, उसमें ज़्यादा जानना ही नहीं, बस इतना ही जानना, डेट्स इट, और कुछ नहीं। और ज़्यादा कुछ मतलब जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ बस। तो 86 हुआ, ये हुआ आपका 58 58। तो इसके में आता है देखें, प्रोवाइडेड फॉर एंड, ये देखें प्रोवाइडेड फॉर, ये अथॉरिटेटिव टेक्स्ट की बात होता है। तो प्रोवाइडेड फॉर एन अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज एंड गेव द लीगल सैंक्टिटी टू द हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल से भी, ये आप अमेंडमेंट कौन से ईयर में कौन सा एक्ट है जान जाओगे, 87 वाला और 58 में। ये क्यों, देखें पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी इंग्लिश में लिखा गया। ये और बात है कि इंग्लिश में लिखा गया, लेकिन इसके द्वारा ये मैंडेटरी कर दिया गया को जो इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करना है। और हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद ये इंश्योर किसको करवाना है, प्रेसिडेंट का ये काम होगा को जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको हिंदी में ट्रांसलेट हो, जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं उसको भी हिंदी में अमेंडमेंट किया, हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए, और ऐसा ट्रांसलेशन हो कि जो का इंग्लिश में जो उसका मीनिंग बनता हो, सेम मीनिंग सेम अर्थ उसका हिंदी में भी बने। क्योंकि देखिए इंग्लिश में एक वर्ड का अगर आप हिंदी देखोगे तो कई हिंदी होते हैं, तो जो सबसे मोस्ट सुटेबल इस पर्सपेक्टिव में, इस कंटेक्स्ट में बने, उस हिंदी वाले वर्ड को आप उस कॉन्स्टिट्यूशन में लाएंगे और मतलब रखेंगे वो मतलब वर्ड है। इंश्योर प्रेसिडेंट को कराना तो वही रहा, क्या बोला गया कि प्रोवाइडेड फॉर अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, मतलब अथॉरिटेटिव का हिंदी का आप कह सकते हो कि प्रमाणिक तरीके से, प्रमाणिक आपका उल्लेख किया गया, जो लिखा गया हो, प्रमाणिक उल्लेखित हो, तो ये हुआ आपका अथॉरिटी टेक्स्ट। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये आर्टिकल आएगा मिला हुआ 394, मतलब लास्ट में 395 लास्ट है, तो 394 नहीं ये सब में आएगा कि ये गवर्नमेंट या पार्लियामेंट इस चीज़ को इंश्योर कर हिंदी को प्रमोट करने के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने की ज़रूरत हो तो वहाँ प्रोविजन हिंदी को प्रमोट करने के लिए बनाएगी। साथ में देखें इंग्लिश जो है, एक तो हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज दो को डिक्लेयर किया गया है, इंग्लिश तो है ही, साथ में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज इन द सेंस कि कोई भी कम्युनिकेशन अगर हो, अगर आपका या कोई भी गजेट पब्लिश हो या कोई बिल या एक्ट बने तो उसको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी वर्जन में भी पब्लिश करना है या करवाना है। पार्लियामेंट में कोई भी प्रोसीडिंग होगी तो उसका इंग्लिश एंड उसके साथ साथ हिंदी में वहाँ का जो भी रूल्स प्रोसीजर सब बना हुआ हो, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन चाहिए उसको। तो ये है, और यहाँ वहाँ इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में प्रोसीडिंग अलाउ है। उसके अलावा कोई पर्सन अगर दूसरी लैंग्वेज में भी अगर अपना बातें रखता है, वहाँ अपनी प्रेजेंट करता है, तो उसके लिए प्रोविजन है कि वहाँ उसका ट्रांसलेशन अवेलेबल होना चाहिए, ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेशन की फैसिलिटी रहेगी।
बाय चांस कोई ऐसा लैंग्वेज में बोल रहा है जिसका ट्रांसलेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो जिस लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया उसका तो ट्रांसलेशन फैसिलिटी रहेगा ही रहेगा। मतलब ट्रांसलेशन फैसिलिटी क्या, एक ट्रांसलेटर पर्सन रहता है, अगर ये बोल रहा है तो उसके ट्रांसलेट कोई कर रहा है, और वो ट्रांसलेट करके माइक में बोलेगा तो सबके कानों में जाते रहेगा। ऐसा नहीं कोई मशीन रहता है कि आप कोई बोल रहा है उसका ट्रांसलेट तुरंत होता जाएगा, और उसकी वो बोल रहा है मलयाली में और उसका ट्रांसलेशन निकलता जाएगा हिंदी में। कोई ट्रांसलेट करने वाला होता है। कुछ का ट्रांसलेशन अगर नहीं है तो जो अपना बात रख रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा कि वो अपना जो जिस लैंग्वेज में बोला उसका हिंदी या ट्रांसलेशन कॉपी लोगों के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट करवाए। एक कॉपी दे देगा स्पीकर को या चेयरमैन को, वो अपना उसका हिंदी या इंग्लिश वर्जन अपना लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे। साथ साथ स्टेट को फिर वो लैंग्वेज के बारे में मैं थोड़ा ऐसे बता रहा हूँ, डिफरेंट स्टेट का अपना ऑफिशियल लैंग्वेज डिफरेंट हो सकता है, वो स्टेट को अथॉरिटी दी गई है, आप अपने हिसाब से अपना लैंग्वेज डिक्लेयर करें, ऑफिशियल लैंग्वेज रखें। ज़्यादातर जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन का जो लैंग्वेज होता है वो ऑफिशियल लैंग्वेज रखते हैं मैक्सिमम स्टेट। कोई जरूरी नहीं हो कि इंग्लिश ही रखे चाहे हिंदी ही रखे, जो उनका मैक्सिमम लोगों का जो लैंग्वेज है। उसके अलावा कोई और भी लैंग्वेज को अपने डिस्टिंक्ट उनका लैंग्वेज है प्रिजर्व करने के लिए या स्पेशल लैंग्वेज है उसको, उसके लिए ऑफिशियल लैंग्वेज वो डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे बिहार का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी है एंड अदर उर्दू है। आप देखोगे पौंडीचेरी का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है तमिल तो है ही, फिर फ्रेंच है उनका ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर उसके लिए फिर ऐसा रखा गया कि आप अपने कंसर्न हाई कोर्ट में आप स्टेट अपना खुद डिक्लेयर कर सकता है, वहाँ के लेजिस्लेचर, वहाँ का असेंबली, स्टेट का लेजिस्लेचर कोई भी लैंग्वेज को जो उनको सही लगता है उस हिसाब से उस लैंग्वेज को इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग के लिए वो डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे बिहार में क्या है कि हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग होती है ना, जो आर्गुमेंट होता है, इंग्लिश तो ऐसे है ही, उसके अलावा हिंदी में भी प्रोविजन है कि आप हिंदी में वहां अपनी बातें रख सकते हो, हिंदी में आर्गुमेंट कर सकते हो। और हिंदी में पहले से चलता आ रहा है तो लोग वहां देखो वकील लोग हैं जो हिंदी में ही आर्गुमेंट करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में है ना कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज है वहाँ सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोविजन है वहाँ इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज और इंग्लिश में ही आर्गुमेंट का वहाँ प्रोविजन डाला गया है पार्लियामेंट के द्वारा, हिंदी लैंग्वेज को वहाँ नहीं रखा गया है। ये सोचकर कि वहाँ वहाँ भाई जब लोग जाते हैं तो पूरे कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से अपना उनका पटिशन जाता है, तो बहुत सारे ऐसे रहेंगे जिनको हिंदी आती नहीं है, और वहाँ जज हिंदी में बातें रख रहे हैं, जज बोल रहे हैं और अगला वाला वकील हिंदी में बोल रहा है, तो ये आर्गुमेंट कैसे हो पाएगी। इनका वकील जो है उस स्टेट से अपना लेके आएंगे, वो बेचारा हिंदी जानता नहीं है, तो कन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए इंग्लिश को रखा गया है कि इंग्लिश है जो ऑफिशियल लैंग्वेज, वो ऑफिशियल लैंग्वेज और कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज, और या वहाँ जो प्रोसीडिंग होगी वहाँ जो कोर्ट में वो इंग्लिश लैंग्वेज होगी सुप्रीम कोर्ट के लिए। जितने जजेज बैठे रहते हैं सबको हिंदी आती है वहाँ, सबको, कुछ को शायद ही छोड़ दो, शायद एक दो रहेंगे, लेकिन अदरवाइज सबको हिंदी आती है। तो इंग्लिश में प्रोसीडिंग होती है, बीच बीच में जब हंसी मजाक वाली बातें होगी, जब बीच में जो कुछ कमेंट वाली बातें रहेगी वो हिंदी में लोग बोलेंगे, जज खुद बोलेंगे, वकील जनरली हिंदी में नहीं बोलेगा। कौन भरोसा कब जज गुस्से में आ जाए भाई कि दिस इज नॉट लैंग्वेज ऑफिशियली यू आर नॉट सपोज टू दिस हिंदी लैंग्वेज इन द सुप्रीम कोर्ट, कब गर्म हो जाए कब भड़क जाए। इसलिए जो लॉयर होते हैं वो बेचारे इंग्लिश में ही अपना बोलेंगे, किसी को कुछ डिफिकल्टी हो रुक कर बोले जो भी वो। कुछ ऐसे पुराने लॉयर है, नाम मैं नहीं लूंगा, वो इंग्लिश में प्रोसीडिंग करते हैं फिर भी उनकी इंग्लिश में उतना फ्लुएंट नहीं है, हिचक हिचक भी करते हैं, फिर भी मतलब वो एक्सपर्ट लॉयर माने जाते हैं, बहुत फेमस लॉयर, नाम मैं नहीं लूंगा, वहाँ इंग्लिश ही है। और जजेज को जब कभी कमेंट या कुछ ऐसा करना होता है कुछ हंसने के बाद, तो अपना मन से या आपस में कुछ आपस में ही बोलना होता है तो हिंदी में वो बोल देते हैं, लेकिन अदरवाइज वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज ही चलता है सुप्रीम कोर्ट में। तो पर्पस क्यों है, क्यों इंग्लिश को रखा गया है, मैंने वहाँ बता दिया, हिंदी को वहाँ प्रोसीडिंग के लिए लैंग्वेज वहाँ नहीं रखा गया है। बाकी कहाँ हिंदी को डेवलप करने के लिए मैंने बताया ही गया कि क्या है कि पार्लियामेंट इस बात को हिंदी को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो भी नियम बनाए ऐसा ही कोशिश, इंडिया वर्ग हमेशा ये कोशिश करेगी। स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और सेंटर का ऑफिशियल लैंग्वेज बता दिया। शुरू में इंग्लिश को ही ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया, और इंडिया लेवल पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो तो पार्लियामेंट में जो हिंदी है, लेकिन शुरू में रखा गया कि बातें चल रही थी कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज रखे या इंग्लिश को, तो रहा कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में हिंदी सबको नहीं जानते, लेकिन अंग्रेज जो यहाँ रह के गए हैं इंग्लिश को हर जगह फैला दिया है।
जो पढ़े लिखे लोग हैं इंग्लिश तो पक्का जानते हैं, कम पढ़े लिखे नहीं जानते, लेकिन इंग्लिश लर्न कर सकते हैं, इंग्लिश उनके यहाँ है उस स्टेट में। लेकिन हिंदी में अगर रखे देंगे तो उनको काफ़ी डिफिकल्टी ये होगी कि सारे स्टेट में हिंदी कहीं पढ़ाई भी नहीं जाती, ऐसा भी हालत है, तो कम्युनिकेट करने में दिक्कत होगा, इसलिए इंग्लिश को ही ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया। शुरू में 15 ईयर के लिए रखा गया था, बाद में 65 तक, लेकिन 63 में एक्ट बना के उसको फर्दर एक्सटेंड कर कर इंडिफिनिट पीरियड के लिए रखा गया। आप इंग्लिश ही एक तरह से मानो कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पर अगर कम्युनिकेशन के लिए अगर कोई लैंग्वेज ऑफिशियल है तो वो इंग्लिश है। बचपन में क्या है कि ये सब हम लोग बचपन में कोई पढ़ाता था या पढ़ते थे ना कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, नेशनल लैंग्वेज। नो, हिंदी इज नॉट द नेशनल लैंग्वेज ऑफ द इंडिया, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। और नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करने के लिए देखो, आपने देखा होगा कि एक समय अमित शाह ने एक कोशिश की थी, तो कर्नाटका में काफी हरकम बवाल मचा कि जबरदस्ती हिंदी इम्पोज। नेशनल लैंग्वेज करने से क्या होगा, हर जगह जो स्टेट में हिंदी बहुत कंपलसरी है, हिंदी में ही कम्युनिकेशन होगा, और आपको ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट का हिंदी रखना ही रखना है, नेशनल लैंग्वेज लेवल पर हो जाएगा। तो लोगों को लगा कि हम हिंदी पहले से बोल नहीं रहे, हमारे हिंदी में लैंग्वेज नहीं है, जबरदस्ती हिंदी इम्पोज किया जा रहा है, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, साउथ में खासकर। नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो बहुत सारे स्टेट में, देखो मैक्सिमम स्टेट में जो एजुकेटेड पर्सन है उनको हिंदी आती है। मैं बता दूं, जो काफ़ी एजुके खासकर जिसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कभी गलती से भी कभी एजुकेशन के पर्पज से गया तो उसको हिंदी आती है। शायद ही कोई, जैसे देखें तमिलनाडु में रिलेटिवली इंग्लिश हिंदी बहुत कम है, तमिलनाडु में, कर्नाटका में बहुत, आंध्रा में बिल्कुल, और गांव वाले रीजन में आपको पता चला कि हिंदी भले ना बोलते हो, गांव वाले रीजन मतलब विलेजर, पूरा जो इंडिजिनस पीपल जो पुराने वाले लोग हैं उसमें, केरला में तो हिंदी है ही, और तमिलनाडु में बताया, साउथ में सिर्फ तमिलनाडु में, अदरवाइज नॉर्थ वाले सारे स्टेट में है। नॉर्थ ईस्ट में जाओगे असम में हिंदी है ही। अरुणाचल में मैं बता दूं, अरुणाचल का कोई स्टेट का कोई ऑफिशियल लैंग्वेज ऐसे पार्टिकुलरली नहीं है। अरुणाचल में क्या कि बहुत सारे ट्राइब है, सबकी अलग अलग लैंग्वेज है सबकी, तो वो आपस में एक दूसरा ट्राइब दूसरे ट्राइब से कम्युनिकेट करता है, हिंदी में करता है। आपको मैं बता दूं, हिंदी में मैक्सिमम कम्युनिकेट करेगा, हिंदी वहाँ ज़्यादा है अरुणाचल में। और ट्राइबल का, हर ट्राइब का अपना अपना लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट लिखने वाला नहीं है लेकिन भाषा है, लेकिन कम्युनिकेट करते हैं क्या, हिंदी में। इंग्लिश एंड हिंदी पढ़, हिंदी पढ़ पहले, उसके बाद इंग्लिश। क्योंकि हमारे दोस्त जो अरुणाचल के रहते थे ना, तो अरुणाचल के मान लीजिए अगर मिजोरम का रहा तो मिजोरम आपस में अपना लैंग्वेज बोलते थे, अरुणाचल वाले दो चार जो है दोस्त, तो उन लोग हिंदी में बात करते थे। मैं बोला अरे यार तू लोग का अपना लैंग्वेज तो है ना, वो लोग देख मिजोरम का लड़का है तो मिजो में कुछ बोलता है अपना लैंग्वेज में, वो देखो सिक्किम का है कुछ उनका है, या अपना नागालैंड का है अपना लैंग्वेज। तू कहता है कि हम लोग यार, हम लोग का सब अलग अलग ट्राइब से बिलोंग करते थे, हम सबका अलग अलग लैंग्वेज है, तो हिंदी में ही हम लोग कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। सिर्फ अंदर करना है एक ट्राइब में तो वो लैंग्वेज, अदर ट्राइब से कम्युनिकेट करना है तो हिंदी। मिजोरम एंड आपका नागालैंड में रिलेटिवली हिंदी कम मिलता है, रिलेटिवली, क्योंकि बहुत सारे मेरे मिजोरम के या नागालैंड के दोस्त रहे, तो मतलब आधे को हिंदी आती थी आधे को नहीं आती थी, या कुछ ऐसे भी रहे जिसको हिंदी आती है लेकिन बोलते नहीं है, जानबूझ के बोलते नहीं है, या जानबूझ के इसलिए नहीं बोलते कि यार बोलूंगा तो ग्रामर में मिस्टेक होगा, लड़का को लड़का को बोलूंगा तुम क्या खाती तुम क्या सोती तो लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तो इसलिए वो बेचारे चाह कर भी नहीं बोलते, समझते तो है लेकिन नहीं बोलते। क्योंकि थोड़ी बहुत ग्रामर में मिस्टेक, थोड़ी बहुत मतलब आप कुछ वर्ड में मिस्टेक होगी तो सामने वालों को थोड़ा सा क्या सोचेगा, ऑफेंसिव लगेगा, तो नहीं बोलते। लेकिन तुम किसी को भी मैं ऐसे बता दूं, किसी भी को भी अगर हिंदी में गाली दे दो ना, हर लोग समझ जाएंगे, इंडिया में कोई भी हो समझना है ही। तो ऐसे मजाक में हम लोग होते थे दोस्तों के साथ, तो अच्छा तुझे हिंदी नहीं आती है, यू डोंट नो हिंदी, नो मैन आई डोंट नो हिंदी, तो सामने वाला जो दोस्त था दो चार गाली दे दिया तो गुस्सा हो गया, तो मैंने कहा अरे तू तो अभी बोला हिंदी नहीं आती, ये कहाँ से तो मुस्कुराने लगा तो खैर चलते हैं ये ये अथॉरिटेटिव टेक्स्ट, इसको 1987 और 58 ये याद रखने की चीज़ है। और अब आते हैं 58 के बाद 59, ये 59 है, पीरियड है 1988। इसमें देखते हैं क्या है। फैसिलेटेड, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, फैसिलेटेड द एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन पंजाब अप टू 3 years। पंजाब में माहौल खराब था
जो मैंने बताया था, एक्सटेंड किया अप टू 3 ईयर्स, 3 ईयर्स तक, बार बार एक एक साल करके एक्सटेंड होता गया। प्रोवाइडेड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन पंजाब ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। पंजाब का सिचुएशन ऐसा चल रहा था कि जो मैंने आपको पहले बताया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस को, वर्डिंग को हमने चेंज करके क्या वर्डिंग ले आया बाद में, इंदिरा गांधी जो इमरजेंसी लगाया उसके बाद अमेंडमेंट मोरारजी देसाई ने किया, जनता पार्टी गवर्नमेंट ने, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिबेलियन एक टर्म से रिप्लेस किया गया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस वेग टर्म में, इसमें बहुत सारी बातें इंटरनल डिस्टर्बेंस आ जाती है। अब यहाँ क्या हुआ, क्या ये कहा गया कि भाई आर्म रिबेलियन में मतलब क्या है कि हम तो जो हथियार उठाए रहेंगे उनके अगेंस्ट में ही तो उनको अरेस्ट करेंगे, उनके वो ग्राउंड रहेगा। लेकिन यहाँ तो सब छिप छिप के हैं, छिप छिप के पता भी नहीं चलता कब हथियार लेके निकलेंगे। अभी तो चुपचाप छिपे हुए हैं, अब बाद में लोग ही निकल जाते हैं, लोग हैं जो कब चाकू तलवार लेकर निकल जाते हैं पता नहीं चलता, या कब अंदर साजिश चल रही है, माहौल बहुत गर्मा गर्मी चल रहा है। तो सिर्फ हथियार वाले ही लोग नहीं, बल्कि जो बिना हथियार वाले लोग हैं वो भी वहां सरकार को चलने नहीं दे रहे, वो भी है जो माहौल को खराब कर रखे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब कर रखे हैं। तो ऐसा थोड़ी कोई स्टोन पेल्टिंग में कर रहा है तो उसके पास कोई अस्त्र है, कोई शस्त्र है, शस्त्र तो नहीं है। तो या कहीं कोई रोड को तोड़ दे रहा है, रोड को पुल को तोड़ दे रहा है, रोड में कहीं गड्ढे कर दे रहा है, कहीं बिजली के तार को काट दे रहा है, कहीं बिजली के तार को नीचे छोड़ दिया कि पुलिस की गाड़ियां जाएगी यहाँ से उनको करंट मार देगा, ये मर जाएंगे। रोड पर पत्थर रख दिया, रात को अंधेरे को जाएंगे, बिजली का तार काट दिया, तो सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं खराब। तो सिर्फ अगर आर्म्ड रिबेलियन रखेंगे तो ये आर्म्ड रिबेलियन में नहीं आएगा, लेकिन डिस्टर्ब तो पूरा एरिया चल रहा है। इसका ऐसे सब बिना हथियार उठाए हुए भी बहुत सारे लोग ऐसे सिचुएशन खराब कर रखे हैं। तो हम एक इंटरनेट डिस्टर्बेंस वाला ग्राउंड फिर से लाते हैं और यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगाने की प्रोविजन को डाला गया। ये और बात है कि नेशनल इमरजेंसी इम्पोज नहीं किया गया, लेकिन उसको लाने के लिए पूरी कोशिश की गई कि मतलब कहने का मतलब सोचो, इतना तभी हो सकता है जब पूरी मतलब सिस्टम परेशान हो गया हो, सरकार परेशान हो गया, तो वहाँ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तब तो है प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल बार बार एक्सटेंड किया गया। बाद में देखो 3 साल नहीं 5 साल तक भी हुआ प्रेसिडेंट रूल। मतलब जो हमने स्पेशल बना रखा है कि मैक्सिमम 3 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। फिर एक्सटेंड होता है तो प्रोविजन होना चाहिए, तो इमरजेंसी के ग्राउंड पर या इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करे कि इलेक्शन कंडक्ट कराया नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ सच डिफिकल्टी। तो इसको बिना फॉलो किए हुए एकदम बिल्कुल सरकार परेशान चल रही थी। ये अभी का सिचुएशन ये चल रहा था। तो ये पीरियड है 88 का, देखो बस। और ज़्यादा अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है डजंट मैटर, याद करने की जरूरत, नंबरिंग याद करने की जरूरत नहीं है। ये होता है, अब है 60वां अमेंडमेंट एक्ट 1988 में 60 पहुंचे 60। अब देखो increase the ceiling of taxes on profession, trade, calling, employment from the 250 rupees per annum to 2500 per annum। ये किसके लिए है मैं बता दूं, स्टेट को दिया गया, ये अथॉरिटी दिया गया। स्टेट मतलब कंट्री का नहीं, स्टेट पार्टिकुलर स्टेट को, कि आप जो टैक्स लगाते हो ना, प्रोफेशन, देखो मैं बताता हूँ, प्रोफेशन, ट्रेड, कॉलिंग, एम्प्लॉयमेंट का मतलब अलग अलग है। कि 2500 250 रुपये पर एनएम, 250 रुपये पर एनएम जो था उससे एक्सटेंड करके 2500, 250 में एक जीरो और लगा दो, 2500 पर एनएम अब लगेगा। लगा सकती है स्टेट, लगा सकती है स्टेट की बात, सेंट्रल की बात नहीं है, स्टेट की बात। देखो यहाँ क्या है, प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन, ट्रेड और कॉलिंग एम्प्लॉयमेंट में क्या अंतर है, एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ। प्रोफेशन, कोई डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है, दैट्स अ प्रोफेशन है उसकी। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनकी ये प्रोफेशन है। ट्रेड, ट्रेड कोई कर रहा है, कोई कहीं से माल खरीद कर कहीं माल बेचता है, खरीद कर यहाँ से खरीदा, यहाँ कहीं और सेल कर रहा है, कहीं और दुकान में नहीं, यहाँ बेच रहे हैं। ये माल कहीं ट्रक से या कहीं और भेजवा रहा है, किसी और स्टेट में, किसी और डिस्ट्रिक्ट में, किसी और कंट्री में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आप जैसे कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में कोई ट्रेडिंग करता है, वो वर्डिंग अलग है, इस ट्रेड में यहाँ कंफ्यूजिंग नहीं होना है। और ये हुआ कॉलिंग। कॉलिंग मतलब कोई दुकान खोले हुए है, कोई आपका दुकान खोले हुए है, तो बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो खरीदता है माल, कस्टमर को बेचता है, यहाँ कस्टमर लोग खरीद रहे हैं, दैट्स कॉल्ड कॉलिंग, जिसको बिजनेस कहो। एम्प्लॉयमेंट मतलब
कोई बिजनेस में कोई किसी स्टाफ को हायर कर रखा है, स्टाफ है वहाँ, ठीक है, कोई स्टाफ, तो स्टाफ एक तरह से एम्प्लॉय है वहाँ का, उस बिजनेस का, फैक्ट्री का कह दोगे, कॉर्पोरेशन का कह दोगे, वाट एवर, मैंने समझाने के लिए बोला, तो वो कहा जाएगा उसका एम्प्लॉयमेंट। तो उसके एम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉय कहलाया, तो उसके एम्प्लॉयमेंट पर जो उसको नौकरी मिली हुई है वहाँ। कॉलिंग, जो बिजनेस एस्टेब्लिश किया हुआ है। ट्रेड, मतलब ट्रेड कर रहा है, सामान खरीद कर दूसरा जगह सप्लाई करवाना, बेचवाना। ये प्रोफेशन जो आपका स्किल से, जो डॉक्टर, इंजीनियर, कारपेंटर, ये सब प्रोफेशन कहलाया। तो ये सब टर्म यूज हुआ है यहाँ। तो लिमिटेशन अभी भी चल रहा है 250 रुपीज से 2500 पर एनम, ये अभी भी है, ये कॉन्सेप्ट अभी भी चलता है। कहाँ कलेक्ट किया होता है, कहाँ नहीं कलेक्ट होता है, कहाँ सही में इम्प्लीमेंट हुआ है, डेट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। इम्प्लीमेंट हुआ है तो सही में उसका कितना मतलब कहाँ इन्फोर्स किया गया, इन्फोर्स हुआ तो उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से, मतलब कहाँ लागू किया गया है और कहाँ सही में कितना कलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो अलग चीज़ है। तो ये वाला है, ये अपने आप में एक तरह से ये अमेंडमेंट ही नहीं, आपको थ्योरी में भी ऐसे आपको सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में जो फाइनेंशियल, सेंटर स्टेट का जो फाइनेंशियल रिलेशन है, वहाँ भी ये पढ़ने को आपको मिलता है। तो कम से कम ये अमेंडमेंट ईयर याद रखोगे कि 90 से पहले ये सब चल रहा था, और अभी भी सेम अमाउंट है बस। और ये जो क्या अमाउंट रखा गया है, ये आपका नेक्स्ट आता है 61st, 89 में आएगा 61st। इसका प्रोविजन क्या है देखें, यहाँ 89 में आया, अब देखो यहाँ रिड्यूस द वोटिंग, ये मैं शायद पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ वोटिंग के रिगार्डिंग। रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स फॉर द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। तो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन के लिए जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। यहाँ पंचायती राज, पंचायत वर्ड यू इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि पंचायत अभी आया ही नहीं है, पंचायत तो बाद में आएगा, देखो बाद में आएगा, वो बताऊंगा। तो जो 21 साल था कि लोगों को वोटिंग एज का जो ये डिक्लेयर किया गया था कि कम से कम 21 साल का होना चाहिए, 21 से कर दिया गया 18 ईयर। अब ये हुआ तो अब पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ एक ही होते थे, फिर बाद में क्या किया, दो और चाहिए, क्योंकि भाई अब एज को कम कर दिया तो वोट देने वाले लोग भी तो बढ़ गए ना अब। तो अब बढ़ गए हैं, साथ में सबको नाम वाम रजिस्टर करवाना है, अब इलेक्शन होगा तो अब वो बूथ भी ज़्यादा हो गए, मैन पावर भी ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए भाई चेयर इलेक्शन कमिश्नर भी और होने चाहिए, तो दो और मेंबर को इलेक्शन कमिश्नर के लिए जोड़ा गया। ये और बात है कि एक ही साल बाद क्या हुआ कि जो 1 से 3 हुआ, 3 से फिर 1 कर दिया गया था एक ही साल बाद, फिर बाद में 1 को फिर से वापस 3 लाया गया, समझ गए। 1 था जब वोटिंग एज जैसे हुआ तो 1 से 3 कर दिया गया। बाद में लोगों को क्या लगे कि यार 3 को सैलरी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लगता नहीं ठल्ले ऐसे बैठे रहेंगे, 1 से काम चल जाएगा, तो फिर 1 कर दिया गया। फिर लगा कि नहीं भाई 1 से काम नहीं चलने वाला, बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है, एक आदमी को लोड है, बहुत ज़्यादा हो जाता है और रात को उसको चैन नहीं होता, जहाँ इलेक्शन का समय आता है तो न खाने का न पीने का, कभी यहाँ फोन, यहाँ से फ़ोन आता है, वहाँ फ़ोन आता है, ये फाइल साइन करता है, वो फाइल साइन करता है, दिन रात वो परेशान हो जाता है। वाकई में, वाकई में जब एक कोई भी डीएम हो, एसपी हो, जब इलेक्शन का टाइम आता है, इलेक्शन का जो, तो उसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, सब जगह बार बार वर्कलोड, मतलब करने ज़्यादा करवाना है, ऑफिसर को करना नहीं है, करवाना है। तो सब करवाने में सबको देख रेख करना, सही से हो रहा है कि नहीं, कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है, तो उसमें ही बहुत ज़्यादा हेडक है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, पैसे कितने आ रहे हैं, कहाँ भेजना है, किससे कोऑर्डिनेट करना है, कहाँ से लाना है, ठीक है, तो कहाँ फोर्स तैनात करना है, कब है जो वोटिंग करवा, बूथ पर कितने लोग रहेंगे, बूथ का जो खर्चा वर्चा होगा, उसका आने जाने का अरेंजमेंट, ये सब वो सब, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट, कहाँ काउंटिंग होगी, मतलब ये सब पूरा देख रेख करना, जब बहुत 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 बड़ा इलेक्टोरल रोल में नाम वाम डलवाया कि इस बहुत सारा चीज़ झंझट चलते रहता है। तो ये है आपका, ये वो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा, फेसबुक पे, ट्विटर पे जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं, या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश।
अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी कोई दबाव ऐसा नहीं है। ठीक है, खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Dr.and विकास_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है, ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी इस तरीके से दिखेगा। और जो जो आईडी जो होता है @Dr_Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, में पता नहीं। ये है बार कोड। एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है। ठीक है, तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई मैं एनजीओ, मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं। कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे। तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ, मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से। नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश। ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी।